Hello student, how are you? Today I am going to discuss a very important topic in macroeconomics, that is national income. ये BBA सेकेंड सेमेस्टर, MBA फर्स्ट सेमेस्टर, सिंपल +2 के जो आप कोर्सेज में पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, BCom में, MCom में, हर कोर्सेज में ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है। +2 के कोर्सेज में इस के बिहाफ पे न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करते हैं, बट BBA और MBA के कोर्सेज में न्यूमेरिकल नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। सो हम इस कंसेप्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम की डेफिनेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेजर अ नेशनल इनकम। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। नेशनल इनकम की आप डेफिनेशन पे चलना चाहो तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लेते हैं। नेशनल इनकम इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी इनकम अर्न की है, मीन्स आप इसको ऐसे भी बोलते हो कितनी आपने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको जीडीपी भी बोलते हैं। नेशनल इनकम में हम हमेशा लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटी विच क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट कैन बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। आज के टाइम में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। इससे पहले नेशनल इनकम कमेटी NIC कैलकुलेट करती थी। उससे पहले 1948 से पहले आपके इंडिविजुअल हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते थे, लाइक दादा भाई नौरोजी उनमें से एक थे जो एस्टिमेट लगाते थे कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इनकम इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ, ये तब देखिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनको जो रिटर्न मिलता है इन्होंने उसके वे में इसको इंक्लूड किया है। मीन्स वो किस फॉर्म में अर्न करते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसके थ्रू आप नेशनल इनकम के 8 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को वहाँ पे ईजिली अपने लर्न कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ GNGN 2321। ये एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर हम इसमें बोलते हैं DN, इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू को 2321 को हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ पे रिवर्स 1 2 3 2। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम ये 8 कंसेप्ट यहाँ पे निकालेंगे। इसके बाद 3 कंसेप्ट रह जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको ने क्या करना है, G 2 टाइम लिखना है, G 1 टाइम 2 टाइम, ओके। फिर N क्या करना है 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, राइट। फिर G अगेन 2 टाइम लिखना है और N क्या करना है 1 टाइम। मीन्स हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने G 2 टाइम लिखा है, N 3 टाइम लिखा है, G 2 टाइम अगेन लिखा है और N 1 टाइम। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आइए, यहाँ पे D 1 टाइम लिखिए, N 2 टाइम लिखिए, D अगेन 3 टाइम 1 2 3 और N 2 टाइम। लास्ट में P प्रोडक्ट P सब में लगाना है आपने 8 के 8 कंसेप्ट में। ऊपर वाले 4 कंसेप्ट में हमने किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे। MP यहाँ पे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और FC हम यहाँ पे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मीन्स ऊपर वाले 4 कंसेप्ट आपके मार्केट प्राइस से निकालेंगे और नीचे वाले फैक्टर कॉस्ट पे। मीन्स हमने इस एक सिंगल फॉर्मूला के बिहाफ पे 8 कंसेप्ट बना लिए हैं। इसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन जब डिटेल में करनी होती है या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करनी होती है तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। हमें मार्केट प्राइस से कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, या फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मार्केट प्राइस। या हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हमें जाना हो तो वो भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है नेशनल प्रोडक्ट।
नेशनल प्रोडक्ट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हम जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बाय नॉर्मल रेजिडेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हम उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट और हमें पढ़ना पड़ता है इसमें, ग्रोस से नेट पे आना हो या नेट से हमें ग्रोस पे जाना हो। ग्रोस जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट में डेप्रीशिएशन हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। आई होप ये आपको 8 के 8 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, लास्ट स्लाइड में हमने फॉर्मूला के भी यहाँ पे निकाले थे। 8 के 8 कंसेप्ट वही हैं सेम, ये 8 तक यहाँ तक हैं। नेक्स्ट वाले प्राइवेट इनकम, ये वाला पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन 8 के बाद मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट वाला देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी तो हम उस फॉर्मूला के बिहाफ पे 8 की 8 डेफिनेशन बना सकते हैं। कई बार ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, जैसे पूछ लेते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको ईजिली निकाल पाओगे। देखिए फर्स्ट हमने क्या बनाया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेशनल इनकम की, ये वही है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट वाला ये। सेकंड आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। हमने इसमें क्या किया है, देखिए आप डोमेस्टिक से, आप इसमें क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक से सेकंड डी से आप किस पे जा रहे हो, एन पे। अब आप मेरे को बताइए, डोमेस्टिक से नेट पे जाना हो, नेशनल पे जाना हो आपको, तो आप क्या करोगे, उसमें आपको पता है कि उसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रोड हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले कंसेप्ट में जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रोड जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड वाला कंसेप्ट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। थर्ड कंसेप्ट है एनएनपी, मीन्स ग्रोस से आपको किस पे आना है, नेट पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रोस से जब भी नेट पे जाना हो तो हमें लास्ट में हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, हम उसमें से डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फोर्थ, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये है आपका एनएनपी, हमारे पास इससे पहले वाली वैल्यू है, इसमें से जैसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। 4 कंसेप्ट ये आपके किससे रिलेटेड है, मार्केट प्राइस से। फिफ्थ कंसेप्ट जो आपका है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए मार्केट प्राइस से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपको इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या आप इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे, और आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो वो ऐड करनी होगी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये था आपका 5वां कंसेप्ट। छठा कंसेप्ट यहाँ पे हम लेते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको क्लैरिटी रहेगी कौन सा डिस्कस करें। छठा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपके पास फिफ्थ कौन सी थी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें जैसे ही आप डेप्रीशिएशन ऐड करोगे तो आपके पास नेट से ग्रोस पे आ जाएगी वैल्यू। 7th कंसेप्ट है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास है, उसमें से जैसे ही डेप्रीशिएशन लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम पे आ जाएंगे एट फैक्टर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्राइवेट इनकम। इसके लिए आपको ये हेड क्रैम करने होंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये हम लेते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रोड जो आपकी आएगी वो हम लेंगे। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट आपके क्या हो सकते हैं, वो स्कॉलरशिप हो सकती है, वो आपकी पेंशन हो सकती है कोई। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये हम ऐड करेंगे, प्लस
इंटरेस्ट ऑन डेट। इन सभी हेड को मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम से हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट इनकम में से जैसे ही कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉरपोरेट सेविंग जो कॉरपोरेट्स अपने पास रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम सपोज हम कहेंगे जी आपकी इनकम है 60,000 पर मंथ, तो ये आपकी इनकम नहीं है जिसको आप गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आप इस 60,000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी इनकम बनी 7,20,000, उसमें से जो आपको इन डायरेक्ट टैक्सेस भी आपकी जो लाइबिलिटी बनती है वो देनी पड़ेगी, और आपने कुछ मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स दिया है, तो आप उन दोनों को जैसे ही माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। इसमें हम डिस्कस करते हैं 3 मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट। जो हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड is that method which measure the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in domestic territory of a country in an accounting year। हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम इसको बोलेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करोगे आपके पास प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, इसके में हम एग्रीकल्चर, लाइक आप वीट प्रोड्यूस करते हो, राइस प्रोड्यूस करते हो, या जो भी आपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करना है। अलाइड एक्टिविटी हम इसमें फॉरेस्टिंग ले सकते हैं, माइनिंग ले सकते हैं, और काफ़ी एक्टिविटी आती हैं। मीन्स प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। आज के टाइम में 2020 की बात करोगे तो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, हम कहेंगे 14% के अराउंड है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप वुड से वुड की चेयर बनाते हो तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। आप कार बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। आप एरोप्लेन बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अभी है 54% के अराउंड। थर्ड है टर्सरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर। इसका में हम काफ़ी चीज़ें लेते हैं, लाइक डॉक्टर है, लॉयर है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, जितनी भी सर्विसेज हैं, इसका आज के टाइम में लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 32%। इन तीनों को सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। फिर हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी भी पड़ेगी, ग्रोस वैल्यू एडेड कितना हुआ है, मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम यहाँ पे निकालते हैं। अदरवाइज़ एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको, डबल काउंटिंग होता क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। सपोज आपने 500 रुपीज़ के वीट प्रोड्यूस किए और उससे 700 रुपये का आटा बनाया, फ्लोर। तो अब आप क्या करोगे, 500 रुपये प्लस 700 रुपये नहीं करोगे, आपने एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितना किया है, 200 रुपये का, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने कितना किया था 500 रुपीज़ के वीट का, और आपने एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितना किया 200 रुपीज़ का। तो हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन हम 200 का लेंगे, क्योंकि 500 का कंट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी कहाँ ले चुके हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे, और 200 का हमने उसमें एडिशन किया है सर्विसेज में। नेक्स्ट हम फिर इसमें डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, आप इसमें क्या करोगे, देखिए हमने तीनों सेक्टर को ले लिया है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, टर्सरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब आप यहाँ पे देखिए
इन तीनों को मिला दोगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। अब आप याद करके बताइए जीडीपी एट एमपी कौन सा कंसेप्ट था जो हमने फॉर्मूला के थ्रू निकाला था, याद आया कुछ? पहला कंसेप्ट, उसमें से आप जैसे ही डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस से नेट पे आ गई, सेम मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम किस पे आ गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, और उसमें जैसे ही नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगी नेशनल इनकम। आप स्पेशल ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला के थ्रू आप जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा कि डेप्रीशिएशन प्लस करना है कि माइनस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके काफ़ी नंबर कटते हैं जब भी आप मेजरमेंट या कोई कैलकुलेशन करते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें कुछ ऐसी आइटम हैं जिसको हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, या हम इसको बोलते हैं प्रिकॉशंस। आप क्या क्या लेते हो, लाइक हम इसमें एक प्रिकॉशन लेते हैं, सेकंड हैंड गुड्स के कंजम्पशन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम इसमें फिर एक प्रिकॉशन लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन इसमें इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं करते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपकी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो विदाउट एनी सर्विसेज तो आप उसको नहीं लेते, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी सिंपल पॉइंट हैं, आप इनको ईजिली कर सकते हो। तीनों मेथड में फिर एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं, तीनों मेजरमेंट के जो हम मेथड डिस्कस करेंगे कि इन मेथड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आगे आने वाले 2-3 मेथड में और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इनमें। लाइक ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का कंजम्पशन क्या है आपका, क्योंकि कुछ टाइम में सेम गुड्स इंटरमीडिएट होती है और काफ़ी बार वो सेम गुड्स आपकी फाइनल कंजम्पशन बन जाती है। लाइक आप शुगर का डायरेक्ट कंजम्पशन करते हो तो आपकी फाइनल कंजम्पशन है, और उसके थ्रू आप कोई आगे प्रोडक्शन स्वीट्स बनाते हो या और कुछ करते हो तो वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। डेप्रीशिएशन कॉस्ट को कैलकुलेट करना आज के टाइम में हम नॉर्मल अकाउंटिंग बुक में प्रोविज़न बनाते हैं, बट इतना ईजी नहीं है। सिर्फ उसमें फॉर्मूला है कि फर्स्ट ईयर में आपने कितनी डेप्रीशिएशन कॉस्ट का आपने प्रोविज़न बनाना है, सेकेंड ईयर में कितना बनाना है, एग्जैक्ट वो कभी भी नहीं हो सकता। डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट को हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। सेल्फ कंजम्पशन जो गुड्स आप करते हो, मान लो एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किए, कितने रुपीज़ के वीट कंज्यूम कर लिए, वो उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। एक यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम। इंडिया में आज भी विलेजेस में बार्टर सिस्टम चलता है, मींस गुड्स के बदले गुड्स जो आप एक्सचेंज करते हो, उसकी वजह से भी हम प्रॉपर नेशनल कैलकुलेशन नहीं कर पाते नेशनल इनकम का। एक स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी यहाँ रहती हैं, फार्मर्स और कुछ स्मॉल शॉपकीपर हैं वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट बुक नहीं रखते। अभी इंडिया में आप बात करोगे लगभग 85% हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट चलिए, स्लाइड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम इसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। Income method is that method which measure national income in terms of payment made in form of wages, rent, interest and profit. Means चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो पेमेंट करते हो उसकी फॉर्म में हम इसको लेते हैं। मीन्स लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन कौन से हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इन चारों को जो हम पेमेंट करेंगे हम इसको इनकम मेथड में कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड national income is estimated as the sum total of factor income of normal resident of a country during the financial year। ये डेफिनेशन में देखिए वही आपके जो बात हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या डिफरेंस है। फैक्टर इनकम आर अर्नड इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट आर अनअर्न्ड। मीन्स ट्रांसफ़र पेमेंट में आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, वो आपको जस्ट ट्रांसफ़र्स हैं। यहाँ पे आपके ये स्टेप्स हैं जिसको हम कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। वही सेम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस करना है आपने, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम करना है। अब ये यहाँ पे देखने वाली बात है, ये हेड को आपको यहाँ पे
एज इट इज़ क्रैम करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फर्स्ट हेड में हम लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जो आप देते हो। सेकंड हम इसमें इंक्लूड करते हैं पेमेंट इन काइंड, और कोई टाइप की आपने पेमेंट की है उनको। फिर थर्ड हम इसमें लेते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पीपीएफ, ईपीएफ में हम इसको बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में, या आपका ईएसआई भी हम इसको कई बार इसमें साथ में इंक्लूड करते हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इन सभी आप हेड को मिला दोगे तो आपके क्या पास आएगा, फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड है हम इसमें लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज। इट इज़ अर्न इन बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ये दोनों में हम इसमें अर्न करते हैं। एंड द ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड द थ्री थिंग्स इंस्टेड, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फिर थर्ड हम इसमें डिस्कस करते हैं हेड मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मीन्स रेफर्स टू द इनकम of self-employed persons using their labor, land, capital and entrepreneurship to produce goods and services. These income are mixed in terms of wages, rent, interest and profit. That's why it is called mixed income. फिर नेक्स्ट इसमें हम हेड जोड़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही आप करोगे तो आप उसके थ्रू नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सॉरी यहाँ पे हमने क्या निकाला है, वही चार हेड लिए हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन चारों को आप यहाँ पे ऐड करोगे, प्लस नेट डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे डाल दोगे तो आपके पास क्या जाएगी, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें ऐड करना है, मीन्स आपने इनकम मेथड के लिए आपने हेड क्या किया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो हमने लिया था, और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ये चारों चीज़ों को आप जैसे ही यहाँ पे ऐड करोगे, मीन्स ऊपर वाले तीन प्लस ये वाला हेड, तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी, या हम इसको बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें प्रिकॉशंस क्या लेते हैं ऑफ दिस इनकम मेथड। इसमें हम एक ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग एट्सेट्रा शुड नॉट ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक सेकेंड हैंड कार आप सेल परचेज करते हो, सेकेंड हैंड हाउस सेल परचेज करते हो, सेकेंड हैंड टीवी सेट्स आर, ये सभी हम इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम का कभी भी पार्ट नहीं बनते। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज एंड कैपिटल गेन्स, ये भी हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन। Imputed value of owner occupied houses is included in national income। क्यों हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज हाउसेज वेदर दीज आर रेंटेड और आर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैव द रेंटल वैल्यू। Imputed value of goods for self consumption should be included, but the value of self consumed services ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। Income tax is paid by the out of the compensation of employees, so it should not be included separately। हम इसको वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लाइक हमने 4 हेड लिए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स मानते हैं कि 4 हेड में नहीं, उसमें और भी कंपोनेंट ऐड होने चाहिए। एलोकेशन ऑफ मिक्स्ड इनकम को सेपरेटली कर पाना, एलोकेट कर पाना इतना इजी नहीं है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्मॉल शॉपकीपर और स्मॉल बिजनेसेस फार्मर की वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं, और जब वैल्यू ऑफ स्टॉक हम वहाँ पे चेंज होता है तो उसकी वजह से भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती है।
नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजम्पशन मेथड एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसके ये 3 नाम हैं। दिस मेथड मेजर द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही हम एक साल में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए, तीन हेड लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। Private final consumption expenditure, it refers to the expenditure on goods and services by individuals, household, non-profit, private institution. ठीक है, like help is one example. Second हम इसमें लेते हैं consumer services. थर्ड हम इसमें फिर इसमें 2-3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में। फर्स्ट है कंज्यूमर सर्विसेज, सेकंड है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे। सेकंड हम लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। थर्ड हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 2 टाइप की हम यहाँ पे मेन लेते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट पे परचेज करते हैं, इट मे बी प्लांट, इट मे बी मशीनरी और इट मे बी एनीथिंग एल्स। Inventory investment, it refers to change in stock during the year। और net export में हम क्या लेंगे, refers to the difference between export and import। अब आपको ये 2 कंसेप्ट और देख लेना आप। एक्सपोर्ट में हम क्या क्या लेते हैं, इंपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें आती हैं, या एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है, इंपोर्ट का मीनिंग क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए हमने पीछे कैलकुलेशन की थी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लिया था हमने, कैलकुलेट किया था। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कैलकुलेट किया था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। डेप्रिसिएशन जैसे ही लेस करोगे तो आपके पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे ही लेस करोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे आप। इसमें जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल क्या वैल्यू आएगी, नेशनल इनकम। इसमें भी फिर वही है, प्रिकॉशंस आप क्या क्या लेते हो वाइल मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। लाइक हम इसमें मेजरमेंट में करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि डबल काउंटिंग की एरर को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ पे कैलकुलेशन डबल हो जाती है। द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वहाँ पे, ये वाला मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को वहाँ पे हम नहीं लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड आर नॉट रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज जो डिस्कस की गई हैं, जो हम यहाँ पे नॉर्मली अवॉइड करते हैं, लाइक इनमें से एक डिफ़िकल्टी मैं डिस्कस करूँ, डबल काउंटिंग वाली, ये वाली जो हम 4th पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। मैनी ए टाइम वन फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग लाइक एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग हमने क्या बोला था, डबल काउंटिंग इट रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन वंस, जो हमने वीट वाला और फ्लोर वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोट किया था। इसमें लाइक हम सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं, नॉन मार्केटेड सर्विसेज मीन्स नॉर्मली हम उन्हीं सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में दैट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
मीन्स इन अदर वर्ड्स विच आर पेड फॉर। बट इन रियल लाइफ ये ऐसा नहीं होता। सेवरल सर्विसेज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं।